तो जो मैं बात आपसे शेयर करने जा रहा हूं, ये चैप्टर बच्चों क्या है? चैप्टर का नाम है बाय बैक ऑफ शेयर्स। बाय बैक ऑफ शेयर्स। कौन से शेयर्स? इक्विटी शेयर कैपिटल है। बायबैक जो है इक्विटी शेयर कैपिटल है। और बायबैक में कौन से सेक्शन के प्रोविजन लग रहे हैं? नहीं, 55 नहीं, 55 तो प्रेफरेंस शेयर्स के। 68 सबसेक्शन 1 के प्रोविजन लग रहे हैं बायबैक में। और बायबैक का कुछ हिस्सा मैच करता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का। किससे? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से। जो किस सेक्शन से गवर्नड होता है? जो किससे गवर्नड होता है? 55 से। समझ आ रहा है? सेक्शन 55 से गवर्नड होता है। सुनते जाना आपने। अब आता है बायबैक क्या है और कैसे होता है। फिर इसके बीच में एक डिस्कशन और हुआ। शेड्यूल 3 में कभी एडजस्टमेंट में आ जाता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडेम्पशन, और कभी कैश फ्लो में आ जाता है कि प्रेफरेंस कैपिटल वाज व्हाट? रिडीम। कभी क्या आ जाता है? प्रेफरेंस कैपिटल वाज व्हाट? रिडीम्ड। तो इसलिए हमें हल्का फुल्का जिक्र प्रेफरेंस कैपिटल का भी करना है। अभी करेंगे वो भी। लेकिन अभी मेरा फोकस किस पे आ गया? बायबैक पे। और फिर मैंने यहां पर एक बात करी, सेक्शन 133। क्या सेक्शन है ये? सेक्शन मैंने खोली भी नेट पे, तो इसका जिक्र कुछ ऐसे मिला। इन्होंने कहा, सुनिए, सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज अ प्रोविजन दैट एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अकाउंट टू प्रेस्क्राइब व्हाट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिकमेंडेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट in consultation with National Financial Reporting Authority. Section 133 also restricts the use of security premium सेक्शन 133 में देखिए क्या लिखा है। सिक्योरिटी प्रीमियम को मना करती है। किस लिए? प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के लिए या प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब आप सिक्योरिटी प्रीमियम की सेक्शन पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। लेकिन सेक्शन 133 ये कहती है कि जो कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगी उसके लिए वो ये कह रहे हैं कि आप प्रीमियम और रिडेम्पशन का एंट्री को कैंसिल मत करो। प्रीमियम से प्रीमियम और रिडेम्पशन को मत कैंसिल करो। आप प्रीमियम को ऑन रिडेम्पशन को भी पीएल से ही लो। वो अभी आगे जाके हमें पता चलेगा। ठीक है। अब आगे आता है रिजर्व्स का। मैंने एक जिक्र किया कि ये जो रिजर्व्स हैं कितने तरह के हैं। इसका जवाब आता है बच्चों, एक तो डिविजिबल प्रॉफिट होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस में, जिस प्रॉफिट को हम डिविडेंड के रूप में बांटने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट में क्या क्या आता है? पीएल अकाउंट, जनरल रिजर्व, डिविडेंड एंड कंटिजेंसी। ये बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट है। यदि डिविडेंड बांटने की जरूरत है शेयर होल्डर्स को, तो आप इस डिविजिबल प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। दूसरा आता है नॉन डिविजिबल प्रॉफिट। ये क्या है? ये वो प्रॉफिट है जो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, जिसको हम डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये नॉन डिविजिबल प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट है, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिडेम्पशन
रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, फिर मैंने लिखा शेयर फॉर फ्यूचर, फिर काट दिया, क्योंकि शेयर फॉर फ्यूचर तब तक कैपिटल रिजर्व नहीं बनता जब तक वो शेयर्स रीइशूड ना हो जाए, इसलिए मैंने लिख के काट दिया। जब वो शेयर्स रीइशूड हो जाएंगे तो शेयर फॉर फ्यूचर भी क्या बन जाएगा, कैपिटल रिजर्व। और फिर मैंने बोला ये जो हमारे कैपिटल प्रॉफिट्स हैं इनका प्रयोग होता है किस चीज के लिए, फुली पेड। एक मैंने तीसरे तरह का रिजर्व बताया, रीवैल्यूएशन रिजर्व नॉट रियलाइज्ड इन कैश। ये क्या होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, AS10 में ये प्रोविजन दिया गया है कि यदि आपकी लैंड आपने 50 लाख में खरीदी बहुत साल पहले, ठीक है, और आपको लग रहा है कि अब इसकी मार्केट प्राइस 75 लाख हो गई है, भले ही अभी बेची नहीं है, रियलाइज नहीं हुई है, और वैल्यू अपसाइड चली गई है और परमानेंट इंक्रीज हुई है। एक तो वो क्या, एक वर्ड आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, कि चलने दो 50 लाख, किसमें चलने दो, 50 लाख। फिर आजकल आ गया है कि चलो छोड़ो, आप एक एंट्री कर दो, क्या, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, कितने लाख, 25 लाख। अब क्या ये रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज हो गया कैश में, नहीं हुआ, इसलिए ये थर्ड कैटेगरी ऑफ रिजर्व बन जाता है। सिर्फ किस बात पे, और जब ये लैंड बिकेगी तो ये नॉर्मल रिजर्व हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व या रेवेन्यू रिजर्व रियलाइज इन कैश। फिर ये किसमें जुड़ जाएगा, अभी भी आएगा तो रिजर्व एंड सरप्लस में, मगर ये सपोर्टेड बाय कैश नहीं है, क्योंकि अभी आपने लैंड बेची नहीं है। और ये एक तरह से जो हम पुराना लेते थे कंजर्वेटिज्म, उसका भी एक्सेप्शन है। वो कहते थे प्रॉफिट जब तक ना हो तब तक रिकॉग्नाइज ना करो। ये प्रॉफिट अभी रियलाइज नहीं हुआ मगर आपने इसको क्या कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, ये उसका भी एक्सेप्शन है। हिस्टोरिकल कॉस्ट का भी एक्सेप्शन है। आपने लैंड की हिस्टोरिकल कॉस्ट जो जिस पुराने समय में खरीदी थी उसको भी बदल कर क्या किया, बदल दिया आपने, और उसको भी रिवैल्यूएट कर दिया। समझ रहे हैं? तो ये तीन कैटेगरी ऑफ रिजर्व है, ज्यादातर किताबों में दो ही कैटेगरी ऑफ रिजर्व दिया होता है। और ये जो रिजर्व्स की मैं बात कर रहा हूं इन कॉन्टेक्स्ट विद जॉइंट स्टॉक कंपनी कर रहा हूं। ये जो मैं रिजर्व्स की बात कर रहा हूं किसके संबंध में कर रहा हूं, जॉइंट स्टॉक कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूं। ठीक है, अब हम बायबैक में स्टडी मॉड्यूल में आते हैं और देखते हैं कि बायबैक के लिए क्या प्रोविजन उन्होंने हमें दिए हैं और क्या वो चाह रहे हैं हमको फॉलो करना। सबसे पहले उन्होंने यहां पर क्या बताया, विच सेक्शन, कंपनीज बायबैक ऑफ शेयर्स कैन बी मेड आउट ऑफ इट्स फ्री और सिक्योरिटी। ये देखो बच्चे, ये ध्यान रखना, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में ये अवेलेबल नहीं है CRR बनाने के लिए। बात को समझो, आप कहेंगे सर बार बार आप वहां क्यों जा रहे हो, देखो बेटा, ये बायबैक ऑफ शेयर जो है ऑलमोस्ट बल्कि उससे टफ है, क्योंकि इसमें कुछ और एक्स्ट्रा बातें याद रखनी होती है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की मैं आपसे बेसिक नॉलेज चाहिए। मैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस ना तो चैप्टर खोल रहा हूँ ना मैं उसके क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से आपको बेसिक नॉलेज होती है डेप्रिसिएशन की, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की और कुछ और नॉर्मल चीजों की, वो बेसिक नॉलेज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की होनी चाहिए शेड्यूल 3 बनाने वाले को। ठीक है, तो यहां पर आता है सिक्योरिटी। जैसे बच्चों एक लाइन है, फ्री रिजर्व, आपने शेयर्स को बाय बैक करना, तो एंट्री क्या बनेगी, अभी आगे नीचे एंट्री दिखाई देगी। तो उनका कहना है आपके पास एक वो है, आपने शेयर्स बाय बैक करने, मैं उसका हल्का सा एक हिंट दे रहा हूं, यहां देखिए,
P&L है, जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। ठीक है, मान लीजिए 10 लाख, 10 लाख, 20 लाख है, ये 40 लाख, सब लैक्स में है, ऐसे में जब फिगर लिख रहा हूं। आपने इक्विटी शेयर्स बायबैक करने हैं, 10 लाख के शेयर्स आपने बायबैक करे फॉलोइंग कंपनी लॉ, और 15 लाख प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पे करें, प्रीमियम ऑन बायबैक पे करें। तो इनका ये कहना है आपको जो CRR बनाना है, क्या, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, वो आप या तो आप कहां से बनाओगे, PL से, या किससे। लेकिन यदि आप प्रेफरेंस शेयर चैप्टर कर रहे होते तो ये अवेलेबल नहीं था। यदि आप रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चैप्टर कर रहे होते तो आप क्या करते, ओनली P&L एंड जनरल रिजर्व लेते, क्योंकि वहां लिखा है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में लिखा है CRR बनाओ, क्रिएट व्हाट, आउट ऑफ प्रॉफिट। और बायबैक में क्या लिखा है, क्रिएट CRR आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट प्लस ये। इतना डिफरेंस समझ। यदि आप रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चैप्टर कर रहे हैं तो वहां आएगा क्रिएट CRR फ्रॉम वेयर, P&L, जनरल रिजर्व, बस डिविजिबल प्रॉफिट। और यदि आप कौन सा चैप्टर कर रहे हो, बायबैक कर रहे हो, तो आपने पढ़ा, अभी आपके सामने स्टडी है, वहां पर क्या लिख रही है, फिर से देख लेते हैं। सेक्शन 68 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, बायबैक ऑफ शेयर्स कैन बी मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स और द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और द प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर्स अदर स्पेसिफाइड। अब फिर वही बात आ गई, या तो आप एक तरह की इक्विटी को लौटाने के लिए दूसरे तरह की इक्विटी इशू करो, कुछ और अलग टर्म्स एंड कंडीशन वाली, या आप CRR बनाओ कहां से, फ्री रिजर्व, जिसको मैं डिविजिबल प्रॉफिट बोल रहा हूं, और या क्या करो, प्रीमियम से भी CRR बना सकते हो गया। फिर आता है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इफ एनी फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट एक्सीड, ये अब आगे की कुछ टेक्निकल कंडीशन है। इस तरह की कंडीशन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में बिल्कुल नहीं होती, इसलिए मैं उसको आसान मानता हूं। अब यहां पर दूसरी कंडीशन क्या मिली, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इफ एनी फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट एक्सीड 25% ऑफ इट्स टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल इन दैट फाइनेंशियल ईयर। इससे ज्यादा के शेयर्स आप बायबैक नहीं कर सकते। फिर देयर शैल बी अ मिनिमम गैप ऑफ 1 ईयर इन अ बायबैक ऑफर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ। यदि आपने पहले बायबैक किया है और अब दोबारा से बायबैक की जरूरत पड़ रही है तो कितना गैप हो, 1 ईयर का गैप हो। और रेशियो ऑफ द डेट ओड बाय द कंपनी इज नॉट मोर देन ट्वाइस द कैपिटल एंड इट्स फ्री रिजर्व आफ्टर सच बायबैक। ये डेट इक्विटी रेशियो बोली है इन्होंने, आफ्टर बायबैक जब आप डेट इक्विटी रेशियो निकालोगे, नॉट मोर देन ट्वाइस द कैपिटल एंड इट्स फ्री रिजर्व। ठीक है, तो ये किससे ज्यादा ना हो, डेट ओड बाय द कंपनी इज नॉट मोर देन ट्वाइस द कैपिटल एंड फ्री रिजर्व आफ्टर सच। क्योंकि सर जब आपने बायबैक करा तो डेट तो कम नहीं हुए, क्या कम हो गई, इक्विटी कम हो गई। इक्विटी कम हो गई तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, छोटा हो गया। अब छोटा हो गया तो आपकी डेट इक्विटी बढ़ने की संभावना है, ऊपर डेट आते हैं नीचे इक्विटी आती है, तो वो क्या कह रहे हैं, किससे ज्यादा ना हो जाए, 2:2 से ज्यादा ना हो जाए। ये कुछ शर्तें ध्यान रखनी है, आगे इनका बारे में न्यूमेरिकल में सब पता लगेगा। अब आता है हम बायबैक क्यों करते हैं, एडवांटेजेस ऑफ बायबैक, क्यों कर रहे हैं हम बायबैक। और फिर क्या कह रहे हैं, शेयर्स आर बॉट बैक एंड व्हाट कैंसिल्ड बाय द कंपनी। इस लाइन को लिख लो, शेयर्स आर बॉट बैक एंड कैंसिल्ड बाय द कंपनी।
जी बच्चों, अब है बायबैक के कुछ फायदे देखिए बच्चों। कंपनी अपने शेयर्स को क्या कर रही है, कैंसिल्ड बाय द कंपनी, 10 शेयर्स बायबैक रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। एक तो कंपनी की शेयर कैपिटल क्या हो जाती है बच्चों, इट रिजल्ट्स इन व्हाट, एंड अ कंपनी कैन नॉट बाय इट्स ओन फॉर द पर्पज ऑफ, सर जैसे डिवेंचर्स के रिडेम्पशन में होता है, कंपनी चाहे तो अपने ही डिवेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, ओन डिवेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, कुछ ऐसे नियम हैं, सर्टेन कंडीशंस हैं तो। लेकिन शेयर्स में कोई कंपनी से बोले भाई ये शेयर्स क्यों खरीद रहे हो, अपने ही शेयर्स खरीद रहे हो, तो ये बिल्कुल मना है स्ट्रिक्टली। सिर्फ एक ही वजह से खरीद सकती है कंपनी, यदि पर्पस क्या है, बायबैक है, ओनली बायबैक के लिए अलाउड है, अदरवाइज नॉर्मल स्थिति में ये अलाउड नहीं है, नॉट एट ऑल। ठीक है, फिर आता है टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर इफ देर इज नो डाइल्यूशन इन द कंपनीज अर्निंग। अभी बच्चों आगे आएगा एक वर्ड ईपीएस, इस पे भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। फिर यह आता है डाइल्यूशन इन द कंपनीज अर्निंग। यदि कंपनी क्या कर रही है, यदि कंपनी इक्विटी शेयर्स बायबैक कर रही है, देखिए अब ध्यान से देखना, इसका एक एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2 लाख और शेयर्स 1 लाख है, तो ईपीएस आ गया 2 रुपए। कितना आ गया, 2 रुपए आ गया। अब यदि मैं 25,000 शेयर्स बायबैक कर लूं या 20,000 शेयर्स बायबैक कर लूं, तो शेयर्स कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ईपीएस कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो ये बढ़ गया या घटा, बढ़ना अच्छी बात है, ईपीएस बढ़ गया। ये बात ये थ्योरी में लिख रहे हैं कि बायबैक के बाद क्या चांसेस हैं, ईपीएस बढ़ जाता है इफ देर इज नो डाइल्यूशन ऑफ कंपनीज earnings as the buyback of share reduces the number of shares। ठीक है, टू इंक्रीज प्रमोटर्स होल्डिंग एज द शेयर्स आर बॉट बैक, प्रमोटर्स की होल्डिंग को बढ़ाना, क्योंकि जो बॉट बैक शेयर्स हैं वो कैंसिल कर दिया। अब आप कहेंगे ये होल्डिंग कैसे बढ़ जाएगी, ये भी सुनिए। मान लीजिए टोटल शेयर्स 1 लाख है और प्रमोटर्स के पास पहले से शेयर 60,000 है। ठीक है, अब आपने जनता के पास कितने हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, आपने इनके 20,000 शेयर्स खरीदे और कैंसिल कर दिए। पहले प्रमोटर्स के पास जो शेयर्स थे वो कितने परसेंट थे, 60 थे। प्रमोटर्स के पास जो शेयर्स थे वो कितने थे, 60 थे। हो गया, तो 60 और 20 कितने हो गए, अब टोटल 80 हो गए। तो अब प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी हो गई, पहले कितनी थी, सर आप समझो ना, प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को ही बायबैक करे, कंपनी ने करे, तो कंपनी प्रमोटर्स ने तो बेचे ही नहीं, प्रमोटर्स ने कहा हम नहीं बेचेंगे। सर मैंने आपको ये बोला था, रिलायंस कंपनी सबसे बड़ा नाम है देश में, के प्रमोटर हैं धीरू भाई अंबानी, और अब आगे उनके बच्चे हैं, डॉटर्स सन्स 5। तो उनकी फैमिली के पास जो रिलायंस के शेयर्स है वो है, वो उन्हें क्यों बेचेंगे, वो तो होल्ड करके रखेंगे। अब कभी आपने ये न्यूज सुनी है कि मुकेश अंबानी फिर नंबर 1 पे आ गए, फिर नंबर 2 पे आ गए फोर्ब्स की लिस्ट में, फिर नंबर 6 पे आ गए इन वर्ल्ड में। ये कैसे आ जाते हैं अपने आप, ये इसलिए आ जाते हैं यदि उनके पास नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड जो है वो तो है ही, और यदि उनकी कीमत बढ़ रही है तो उनकी वेल्थ की कीमत भी बढ़ रही है, तो अमीरों की लिस्ट में आ जा रहे हैं। यदि कंपनी का शेयर्स क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है, तो वो भी, उनकी भी रेटिंग कम हो जाएगी। तो फैमिली के पास बहुत बड़े शेयर्स होते हैं और उनका दबदबा होता है। ठीक है, तो अब 60 और 80
देखिए पहले 1 लाख शेयर्स थे, प्रमोटर्स के पास कितने शेयर्स थे? 60,000। तो कितने परसेंट थे? 60% थे। अब क्या हुआ, जब कंपनी ने 20,000 शेयर्स क्या कर लिए, तो टोटल शेयर्स और कैंसिल कर दिए। तो अब हमारे शेयर्स जो बाजार में फ्लोट कर रहे हैं वो कितने हैं? 80,000 है। और प्रमोटर्स के पास स्टेक कितनी है? तो उनका अब वोटिंग राइट कितना हो गया? ये हो गया। तो उनकी, अब हम यहाँ ये पढ़ रहे थे ना, तो यही लॉजिक मैं दे रहा हूँ ना, टू इंक्रीज प्रमोटर्स होल्डिंग एज द शेयर विच आर बॉट बैक आर कैंसिल, टू डिस्करेज अदर्स टू मेक हॉस्टाइल बिड टू टेक ओवर द कंपनी एज बायबैक विल इंक्रीज प्रमोटर्स होल्डिंग। अब ये बच्चों एक बहुत खतरनाक होता है, हॉस्टाइल बिडिंग। क्या होता है? प्रमोटर्स जो होते हैं और एक अपना एक ग्रुप होता है उनका फेवरेबल, जो सेम, आपने कभी भी देखा होगा, आइडियोलॉजी जब सेम होती है तो वो लोग फ्रेंड्स हो जाते हैं और साथ में मिलके काम भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। विचारधारा सेम है, एक दूसरे पे भरोसा हो जाता है। फ्रेंडशिप में भी होता है ऐसा, आपने देखा होगा कहीं कि फ्यूचर में जाकर जो लोग फ्रेंड्स होते हैं कई बार वो पार्टनर्स भी हो जाते हैं। और वो कहते हैं यार स्कूल से दोस्त थे, इसके बाद भरोसा भी था, हमने मिलके बिजनेस शुरू कर दिया। अब यहां पर मैं क्या बात कन्वे करने जा रहा हूं, एक हॉस्टाइल टेक ओवर होता है। हर एक वर्ड बच्चों हमें आना चाहिए। ये वर्ड भी एसएम से जुड़ा हुआ है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। हॉस्टाइल टेक ओवर, सर मान लीजिए एक कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं और 55,000 शेयर्स प्रमोटर्स एंड फ्रेंड्स के पास है, प्रमोटर्स फैमिली एंड फ्रेंड्स के पास। ठीक हो गया? तो 55% पे इनका ये कहना है कि हमारा दबदबा है, डायरेक्टर्स में आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स हमारे हैं, तो हमें जो चीज का फैसला लेना होता है वो हमारे अनुसार हो जाता है। अब सर एक आदमी, जैसे एम्बुश होता है ना, घात लगाकर हमला करना, छिप कर करना और चीटिंग करके किसी पे हमला करना, तो यहां पर हल्के हल्के एक दूसरा ग्रुप है, विरोधी ग्रुप, उसने ये शेयर्स की ऊंची ऊंची कीमत दे देकर ये खरीद ली। उस ग्रुप ने कितने परसेंट शेयर्स ले लिए? हल्के 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 अपने नाम से, फ्रेंड्स के नाम से, 45। अब उसने इनको तोड़ना शुरू करा, क्योंकि उनको ये पता सिर्फ इन पे कितने परसेंट ज्यादा है। यदि इसमें से 6,000 शेयर्स इधर और आ जाएं तो हम मेजोरिटी में आ जाएंगे। ये जो ग्रुप है माइनॉर, ये बिल्कुल पॉलिटिक्स जैसा है सर, क्योंकि कंपनी जो है डेमोक्रेटिक पैटर्न पे चलती है। ये जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ये कैसा है, जैसे राजनीतिक पार्टियां दूसरे के एमएलए तोड़ती हैं। अभी सबने देखा था, अभी उद्धव ठाकरे जी क्या थे? सीएम थे। उद्धव ठाकरे के साथ ही, उन्हीं के साथी थे, उसने सारे एमएलए को तोड़ा और क्या बन गए वो? सीएम बन गए। और उन्होंने कहा शिवसेना ओरिजिनल मेरी पास है, मेरी पार्टी है। क्या नाम है उनका, जो महाराष्ट्र के अभी सीएम है? रा- कहते हैं बच्चे, एक जमाने में वो ऑटो चलाया करते थे। हाँ, एक नाथ शिंदे। एक नाथ शिंदे। तो उसने हॉस्टाइल टेक ओवर ही तो करा बच्चों पार्टी का। आप कहेंगे सर क्या की बात कहाँ कर रहे हो? सर बात गलत नहीं, हल्के हल्के उसने उद्धव ठाकरे ग्रुप के सारे एमएलए मेजोरिटी में अपनी तरफ कर लिए और अपने को बोला कि मैं असली शिवसेना हूं, और शिवसेना का सिंबल भी ले लिया। एक नाथ शिंदे जी, ऐसा लोग मैंने पढ़ा है कि एक जमाने में वो वहां ऑटो चलाते थे महाराष्ट्र में। ठीक है? तो ये हॉस्टाइल टेक ओवर हो गया ना पार्टी का। तो कांग्रेस को छोड़ के उन्होंने बीजेपी की सपोर्ट ले ली और अपने आप सीएम बन गया। अभी तो वही है 1 साल से। तो ये इस तरह का हॉस्टाइल टेक ओवर जो राजनीति में होता है, किसमें भी संभव है।
किसमें संभव है? जी बिल्कुल संभव। इस बात को समझना आपने। कैसे संभव है? मैंने अभी एक एग्जांपल दिया। एक ग्रुप है जो कंपनी के मैनेजमेंट में कब्जा करना चाहता है, उसके पास 45% शेयर है। उसने क्या किया? हल्के हल्के करते करते कुछ शेयर इधर वाले तोड़ लिए, बहुत ऊंचे दाम दिए, मार्केट में शेयर की डिमांड कर दी। और क्योंकि जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो उसमें आता है ऑफर प्राइस खरीदने के लिए। अब मान लीजिए एक शेयर की कीमत 1,000, मैं ऑफर प्राइस 1100 कर दूं, तो किसी का भी मन ललचाएगा, यार मैं क्या करूंगा, भले ही वो बंदा इनका फ्रेंड्स हो 55% वालों का, बट लालच तो आएगा। पता लगा जब इधर 51,000 शेयर्स हो गए या उससे ज्यादा हो गए, 52,000 हो गए, तो इनका कंट्रोल आ जाएगा। और ये जो डायरेक्टर्स हैं, इनके चुने हुए डायरेक्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा, माइनॉरिटी में आ जाएंगे, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो जाएगा। बिल्कुल डेमोक्रेटिक पैटर्न है कंपनी में, मोर और लेस। अब देखिए इसको पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं टू डिस्करेज अदर्स टू मेक व्हाट, टेक ओवर द कंपनी, बायबैक विल इंक्रीज व्हाट। अब जो मैंने अभी अभी एक एग्जांपल दिया उसको ध्यान से समझिए। पहले प्रमोटर्स होल्डिंग थी 60,000, आउट ऑफ कितना? 1 लाख। 60% थी तो 50% से 51 से 9% ज्यादा थी। जब बायबैक हुआ तो यहां कितने हो गए? अब प्रमोटर्स होल्डिंग कितनी हो गई? तो सर अब इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो गया। अब 75% को किस पे लाना? सर दैट इज डिफिकल्ट। 60 को 49 पे लाना आसान है। तो ये हॉस्टाइल टेक ओवर बड़ा खतरनाक होता है, और ये बिल्कुल राजनीति के जैसे ऐसा टच आता है कि कंपनी का मैनेजमेंट बदल गया, कंपनी के शेयर्स मेजॉरिटी जिस फैमिली और जिस ग्रुप के पास थे, दूसरे ग्रुप ने ज्यादा पैसे का लालच दे दे के लोगों से शेयर बिकवा लिए और अपने ग्रुप के पास कर लिए। अब मेजॉरिटी इधर आ गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ये सब बदल गया। इस तरह की बातें यहाँ हो रही है। फिर आता है टू सपोर्ट द शेयर प्राइस फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंजेस व्हेन द शेयर प्राइस इन द ओपिनियन ऑफ कंपनी मैनेजमेंट इज लेस देन द वर्थ। अब देखो बच्चों क्या होता है, ओवर कैपिटलाइजेशन क्या है? आप लोग जानते हो जब किसी चीज की सप्लाई बहुत होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है। जब हमारे शेयर्स 1 लाख हैं और 1 लाख शेयर्स बाजार में ट्रेड होते हैं, अवेलेबल है बेचे जाने के लिए, खरीदे जाने के लिए, तो सर उसकी वैल्यू थोड़ी कम है। अचानक उनको ये लगा, यार ऐसा लग रहा है हमारा शेयर्स वर्थ तो ज्यादा है मगर लोग उसको सही कीमत नहीं दे रहे, तो उन्होंने क्या किया, थोड़े से शेयर्स मार्केट में कम कर दिए, सप्लाई कम कर दी। क्योंकि जब देखो, मैं बार बार एक लाइन बोल रहा हूं, बायबैक करके रखना नहीं है, कैंसिल करना। और जैसे बायबैक करके आप शेयर्स कैंसिल करोगे, आपके पास जो कंपनी की होल्डिंग है वो क्या हो जाएगी? जो मार्केट जो कंपनी की टोटल होल्डिंग है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जो कंपनी की टोटल होल्डिंग है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो शेयर्स की वैल्यू, आपने देखा है इसके, जब मैं इसको पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की बात हो रही है, एकदम माइंड में आ रहा होगा आपको पढ़ते पढ़ते कि हाँ यार वहां भी तो यही होता है। वहां क्या होता है? इंडिया में इन्फ्लेशन रहता है, सब जगह इन्फ्लेशन रहता है। और इन्फ्लेशन होना ठीक मानते हैं यदि वो लिमिटेड हो, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, पाकिस्तान जितना नहीं। वहां तो खैर बहुत ही बुरी हालत हो रखी है, बहुत ही बैड फेज है वहां का। इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान काफी डिस्टर्ब है, तो हम उधर डेविएट नहीं करेंगे। वो तो एक मैंने बात बोली एग्जांपल देने के लिए कि वहां इन्फ्लेशन हाइट्स पे है। ठीक है, अब मेरा ये कहना है कि यहीं पर ही आगे, यदि, और इन्फ्लेशन में कमोडिटीज की कीमत ज्यादा होती है मगर रियल वैल्यू क्या होती है? मनी की। मनी की रियल वैल्यू क्या होती है? कम होती है। और इन्फ्लेशन में मनी की जब वैल्यू कम होती है, मनी की वैल्यू, कमोडिटीज की बात नहीं कर रहा हूं, तो उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करता है? लोगों के पास से क्या करेगा? अपने कंट्रोल में क्या लेगा? पैसा लेगा, बैंकों से लेगा, जनता को लालच देगा कि आप अपने पैसे को हमारे पास जमा कराओ। मार्केट में किसकी सप्लाई कम करेगा?
कैश की, जिससे कि मनी की वैल्यू बढ़ने लगे और जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो जाए। तो कुछ उस तरह की बात यहाँ पर हो रही है। कंपनी क्या सोच रही है, जो हमारे शेयर्स हैं बाजार में अवेलेबल हैं, ज्यादा सप्लाई में है, उनको हम बायबैक कर लेते हैं और हमें बायबैक का पैसा देने के लिए हमारे पास पैसा है। क्योंकि बच्चों बायबैक में एक चीज अभी आगे आने वाली है, नीचे दिख रहा है मुझे, फ्री रिजर्व्स एंड ऑल। आप बायबैक करोगे कैसे? देखिए, बायबैक करने के लिए आपके पास कैश होना चाहिए, और दूसरी बात, इस तरफ लायबिलिटी साइड में क्या होने चाहिए? ये दो चीज। बायबैक कब संभव है? एक तो आपने उन्हें कैश देना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पे कैश होना चाहिए। और दूसरा, कैश तो होता है असेट साइड में, और लायबिलिटी साइड में क्या होना चाहिए? अब मैं एक लाइन बोल रहा हूं, अब आप देखो, ध्यान से सुनना। रीवैल्यूएशन रिजर्व जो अभी अभी मैंने बताया, क्या वो कैश रियलाइज होता है? नहीं, इसलिए उसको उन्होंने बोला भैया ऐसे अलग कर दो, ये तीसरी ही कैटेगरी है। ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है क्या है? एक तीसरे प्रकार की कैटेगरी है जो रियलाइज इन कैश। देखिए, आपने शेयर्स कैश इशू करे, सिक्योरिटी प्रीमियम आया, आपने एंट्री करी कैश डेबिट। सपोज करो आपने एक एंट्री करी, यहाँ कैश या बैंक लिख दिया, ध्यान से समझना, 125, यहाँ लिख दिया इक्विटी शेयर कैपिटल 100, और यहाँ लिख दिया सिक्योरिटी प्रीमियम 25। ये जो 25 है किसमें रिप्रेजेंट कर रहा है इधर? कैश में। तो आपकी असेट में भी 25 है ना, और इधर प्रीमियम भी है, तो इधर तो ये प्रीमियम लायबिलिटी में हो गया, और प्रीमियम की सपोर्ट में क्या है आपके पास एक्स्ट्रा? अब यदि मैं बोलूं यहाँ जनरल रिजर्व है, यहाँ पीएल है, तो इधर कुछ क्या होना चाहिए? एक्सेट्रा होना चाहिए। कितने के बराबर? सर वही तो लॉजिक है, जब सिक्योरिटी प्रीमियम इधर है तो उधर 25 कैश है, जब इधर जनरल रिजर्व और पीएनएल है तो इधर कैश टाइप चीजें कुछ और होंगी ना, होंगी ना भाई, बोलो। ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक जा रहे हैं हम? अब आगे सुनिए। तो यहां पर बच्चों क्या है, इस तरह की ये बात कर रहे हैं कि भैया बायबैक कब करना है? कंपनीज टू बाय बैक देयर ओन शेयर्स एंड स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आउट ऑफ क्या? अब देखो, अब वही बात आ गई, यही तो अभी समझा रहा था, वही चीज यहाँ आ गई। अब आप कहेंगे सर कि कोई देखो इसको कोई पढ़ रहा है, तो वो कहेगा अरे भाई, जैसे उसने पढ़ा वो फील ही नहीं कर रहा है। अरे भाई, फ्री रिजर्व है, हाँ है। जनरल रिजर्व है, जी हाँ है। सिक्योरिटी प्रीमियम है। पीएनएल भी है, यस। कर लो बाय बैक। सर कर लोगे बाय बैक, क्या चाहिए? कैश। मान लो आप पे कैश तो है ही नहीं, वो क्या कह रहे हैं और वो क्या ज्यूम कर रहे हैं, देखो ये एक्स्ट्रा सोचना है। हम इसको इतना ही पढ़ते हैं, हम इसके एक्स्ट्रा पता है क्या नहीं पढ़ते, कि यार ये सपोर्टेड बाय क्या है। मेरा इस एग्जांपल पे आओ ना, यदि यहां सिक्योरिटी प्रीमियम है तो इधर क्या है? यदि यहां जनरल रिजर्व और पीएनएल है तो समझ लो इधर कैश एक्सेट्रा है, या ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टेड है। कौन सा पैसा? मतलब कहने का ये है, सीआरआर तो यहां से बनेगा, कैश तो यहां से जाएगा, यहां कैश कोई पड़ा रहता है लायबिलिटी में। देखो, एक चीज को समझो, कोई आदमी 500 का सामान ला रहा है, परचेज टू कैश, अगली एंट्री कर रहा है कैश टू सेल्स 700, कितना प्रॉफिट हो रहा है? हो रहा है, स्टॉक जीरो, प्रॉफिट 200। तो आपका ये प्रॉफिट कहां जा रहा है? लायबिलिटी में। क्या लिख रहे हो आप? तो अब आप कैश में क्या लिख रहे हो और कैपिटल में लिख रहे हो 500। तो सर पहले ये कैश 500 था, अब कितना हो गया?
सर आपने 500 का माल खरीदा, कितने में बेचा? 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कहाँ है? कैश में है, स्टॉक में है, डेटर्स से लेने हैं। प्रॉफिट का तो ये मतलब है ना, प्रॉफिट दिखता किधर है, मगर सपोर्टेड बाय क्या होता है? सर कोई मान लो कोई मुझे बोले अच्छा आपको सैलरी मिल रही है, हाँ जी मिल रही है, तो मेरी सैलरी कहाँ जा रही है? सर या तो वो मेरे खर्चों में दिखेगी या वो मेरे बैंक में दिखेगी। ठीक है, सैलरी मेरे लिए प्रॉफिट हो गया, तो वो कहीं ना कहीं मैंने कोई एसेट्स खरीदी होगी या लोन चुकाया होगा या खर्च किया होगा हाउस होल्ड में, तो वहीं दिखेगी ना वो सैलरी। कहीं तो कमाई कहीं तो दिखेगी ना, कि गई कहाँ? एक किसी के घर में पेरेंट्स अर्न करते हैं तो घर का खर्च उस कमाई से चलता है, कुछ वो जोड़ते होंगे, कुछ घर में समृद्धि आती होगी, प्रॉस्पेरिटी आती होगी, कुछ असेट्स आती होगी, कोई नया सामान आता होगा, तो वहां से क्या होता होगा, उसमें वो रिफ्लेक्ट करता होगा ना कि यहाँ प्रॉस्पेरिटी है। ठीक है, तो इधर क्या है, यदि किसी कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस है तो समझो क्या है, उस तरफ कैश या कैश इक्विवेलेंट या कैश टाइप करंट एसेट्स या कुछ कहीं ना कहीं वो पैसा। अब आप समझो ये रोल है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तभी वो देखते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना। ये सब डिसीजन मेकिंग की बातें हैं मेरे भाई, एनालिटिकल। अब आप देख रहे हो बच्चों, अगर जो मैं किसी को रटी रटाई बात सिखाऊं, ये बोलूं देखो बेटा आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने इक्विटी शेयर्स को रिडीम करना है आउट ऑफ क्या है, बच्चा कहेगा ओके सर ये लिखा हुआ है सेक्शन 68 है कर दूंगा। सर बात तो समझो, कैसे करोगे, उन्हें तो पैसे देने हैं, चिप्स का पैकेट देके तो वो मानेंगे नहीं। इक्विटी शेयर्स वाले कहेंगे भैया हमें तो पैसे दो, और बाय बैक कर रहे हो तो हमें और ज्यादा दो, खुश करो, सेवा करो हमारी, नहीं तो नहीं बेच रहे हम, कुछ लालच दो हमें बढ़िया, कि 50 का शेयर 125 में बाय बैक करेंगे। फेस वैल्यू कितनी है उसकी? 50 है, और हम कितने में लेंगे? और मान लो 100, मान लो उसका मार्केट प्राइस 110 है, वो कहेंगे हम नहीं दे रहे आपको, हम क्या करेंगे, मार्केट में बेच देंगे, जरूरत पड़ेगी तो आप कौन सा बेच। तो अक्सर ये भी ध्यान रखना, बाय बैक करने के लिए प्राइस किससे ज्यादा रखना पड़ेगा, नहीं तो सर वो क्या करेंगे, आपको वापस नहीं देंगे, दे वोंट गिव यू, एंड यू कांट कंपेल देम कि नहीं वापस करो। कुछ चीजें बच्चों रैशनलाइज करनी है हमें, यही चीज मैं इससे पहले भी समझा रहा था, सोच सोच के चलो। मैं हमेशा इस तरह की बात करता हूं कि ये जो रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम है, इसकी सपोर्ट में किस तरफ देखो, एसेट्स में कुछ जरूर दिखेगा, और वो पैसा किसको जाएगा, बायबैक को। और एंट्री में कैपिटल जो डेबिट होगी तो वो इसके अगेंस्ट होगी कुछ, लेकिन पैसा वही देना पड़ेगा जो इसके लिए पड़ा था। ठीक है, फिर आता है अगर जो हमारे पास ये नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, कोई और प्रकार का, क्योंकि सर अगर जो मान लो, एक बात सुनो, एक बात सुनो, आप 10 रुपए का इक्विटी शेयर वापस कर रहे हो और 10 ही का और इश्यू कर रहे हो, तो कहेंगे कर ही क्यों रहे हो। यदि इक्विटी को, सर मान लो कोई एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन ले, तो कोई कहेंगे भाई ये क्या समझदारी है, पुराना ही चलने दे। तो कोई फिर आप कहेंगे सर ये तो कर रहे हैं, तो इनका ये कहना है ये फिर कोई डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स होनी चाहिए। अब शेयर्स की भी कैटेगरीज होती है, क्लास ऑफ शेयर्स है, ये आगे पढ़ेंगे अभी। फिर वो उस तरह का शेयर्स होना चाहिए, सेम सिमिलर क्लास ऑफ शेयर्स आप इशू नहीं कर सकते, उन्हीं को पुरानों को वापस करने के लिए वही टाइप का शेयर इशू कर दिया। फिर आता है नो बायबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी shall be made out of proceeds of an earlier issue of, ये देखो क्या, same kind of share. If equity shares are to be bought back, then preference shares may be used for the purpose. Other important provision relating to the buyback are
Section 62 further states that no company shall purchase its own shares or other securities unless the buyback authorized by Article of Association. A special resolution has been passed in general meeting of company authorizing the buyback. Special resolution. 3/4 वोट फेवर में गए हो. 3/4. ठीक है. However, the above provision do not apply where the buyback is 10% or less of paid up equity capital plus, मतलब यदि बायबैक पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का 10% से ज्यादा नहीं है तो इस प्रोविजन की जरूरत, क्योंकि 10% से कम का मतलब है छोटा बायबैक है, आप कर सकते हो. इसको छोड़ दे रहे हैं. तो यहां पर ये कह रहे हैं कि 10% से कम यदि क्या है, यदि बायबैक 10% और लेस है किसका, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स का, फ्री रिजर्व्स नॉट ऑल रिजर्व्स. अब यहां पर आप समझ लो फ्री रिजर्व्स क्या हैं जो आपको बताए, P&L, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, जो अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड है उनका. एंड इज ऑथराइज बाय बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. Hence, in case of buyback is up to 10% of paid up capital plus paid up equity, not paid up capital. इक्विटी, अब पेड अप कैपिटल में दोनों आती है, प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों, पर यहां पर क्या बोल रहे हैं, पेड अप इक्विटी एंड फ्री रिजर्व. द सेम मे बी डन विद द ऑथराइजेशन ऑफ बोर्ड. चलो ये तो खाली 10% से कम है तो बोर्ड रेजोल्यूशन से बायबैक हो सकता है. इफ द बायबैक मस्ट बी इक्वल और लेस देन 25%, ये दूसरी कंडीशन है. द बायबैक मस्ट बी इक्वल और लेस देन 25% ऑफ द टोटल पेड. अभी देखो यहां पर इक्विटी नहीं है, क्या है, तो यहां पर कौन सी भी जुड़ जाएगी, ये ध्यान से पढ़ना, ये लॉ है. पेड अप कैपिटल प्लस व्हाट, ये रिसोर्स टेस्ट है, अभी हम एक न्यूमेरिकल से सीखेंगे तो उससे ये सारी चीजें क्लियर होंगी. फर्दर द बायबैक ऑफ शेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर मस्ट नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल पेड अप एंड शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट. टोटल पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स के 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और बायबैक मस्ट बी इक्वल और लेस देन 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल. ठीक है. फर्दर द बायबैक, ये एक टेस्ट हो गया रिसोर्स टेस्ट, एक हो गया शेयर्स मस्ट नॉट एक्सीड 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व. तीसरा है रेशो ऑफ द डेट ओड, ये वही चीज जो ऊपर आई थी दोबारा आ रही है, कौन सी रेशो, डेट इक्विटी रेशो, किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ट्वाइस द कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड फ्री. ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट हायर रेशो प्रेस्क्राइब कर सकती है. तो 3 टेस्ट हो गए. एक रिसोर्स टेस्ट, 10% के लिए तो उन्होंने हल्का ही कर दिया, उन्होंने कहा कोई टेंशन मत लो, 10% तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ए और बी तो सिंपल हो गए. सी डी ई 3 जबरदस्त रूल है, जो एक क्वेश्चन अभी आएगा बहुत बढ़िया, जिसमें हम ये तीनों रूल्स अप्लाई करेंगे. द बायबैक मस्ट बी इक्वल और लेस देन 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड ऑफ द कंपनी. रिसोर्स टेस्ट, इसको रटना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा. बायबैक जो है इक्वल और लेस देन 25% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से कम होना चाहिए. बायबैक जो है मस्ट नॉट एक्सीड 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल एंड ये शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट है. दोनों का मीनिंग काफी सिमिलर लग रहा है, लेकिन अभी न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा. तीसरा डेट, ये वाला अलग ही है, डेट इक्विटी रेशियो आफ्टर व्हाट, बायबैक जो है क्या हो जाएगी, इसके बाद बायबैक के बाद 2:1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ठीक है. फुली पेड अप होने चाहिए कौन से शेयर्स, बायबैक. और ये बच्चों रूल उसमें भी था, किसमें, प्रेफरेंस शेयर्स में, कि जिनको जिन शेयर्स को आप क्या कर रहे हो, बायबैक कर रहे हो, वो क्या होने चाहिए,
जी जी ठीक हो गया। अब ये बच्चों इसके आगे कुछ इसकी गाइडलाइंस है। अब जो बातें इसमें आ रही है आगे, ये बातें बच्चों अब हमें लेनी होंगी न्यूमेरिकल्स। ठीक है। फिर इन्होंने कुछ चीजों को और एक्सप्लेन किया है, क्योंकि सीआरआर बनेगा। अभी न्यूमेरिकल देखता हूँ जहाँ एंट्रीज है, ये देखिए। अब ये सेक्शन 70 आ गई। वहां पर कौन सी सेक्शन थी? 69 थी शायद। अब ये क्या आ गई? 70 आ गई। 68 थी पहले शायद। हाँ। ये अब कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिए हुए इन्होंने बायबैक के। ये सब समझाया हुआ है बच्चों। आई शेल प्रोवाइड यू दीज नोट्स। पहले मैं एक बार यहाँ देखो, एक बहुत बेसिक सा है क्वेश्चन, बहुत बेसिक मतलब। ये देखिए, ये हम रिजर्व्स यूज कर सकते हैं। जनरल रिजर्व पीएल एंड, और इधर इक्विटी कैपिटल है, इधर इन्वेस्टमेंट से इसको बेचकर कैश आ जाएगा। यहाँ कैश यहाँ भी है, और ये जो हमारे इतने हैं ये रिजर्व्स वगैरह और ये सब, इधर ये हमारे पास यहाँ पर भी एम्प्लॉयड है, ये बिक सकते हैं। कैश भी है 6 लाख का, और कुछ डेटर्स वेटर्स से भी कलेक्ट हो सकता है बायबैक करने के लिए, काफी डेटर्स हैं, तो तब जाकर हम बायबैक कर पाएंगे। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन अभी समझने के लिए है। कंपनी अपने बायबैक करना चाहती है शेयर्स 1 लाख। ठीक है। तो कंपनी के पास शेयर्स हैं 50 लाख के। अगर जो 10 ईच भी हो तो 10, तो 50 लाख का मतलब 5 लाख हो गया। तो कंपनी बायबैक करना चाहती है 20% के करीब। 30 तो नहीं है, अभी देखते हैं। 1 लाख ही है वैसे। ठीक है। 50 लाख के है ना, तो 20% तक कर रही है, और 25% प्रीमियम पे करना चाहती है। तो कंपनी को कितने रुपए चाहिए? कंपनी को चाहिए बच्चों 10 लाख तो कैपिटल के लिए, और 10 लाख इंटू ढाई, 1 लाख इंटू ढाई, 12.5 लाख, मतलब 1 लाख इंटू 10। एक बायबैक 1 लाख शेयर है ना, तो 1 लाख इंटू 10, 10 लाख, और 1 लाख इंटू ढाई, 2.5 लाख, कितना हो गया? 12.5 लाख। ठीक है। अब कंपनी ऑल्सो मेड अ फ्रेश इशू ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल of 100 each to the extent minimum after utilizing the security premium and half of जनरल। अब यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी, सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा यूज कर लो, और जनरल रिजर्व क्या, आधा यूज कर लो। तो जरा हम देखते हैं कि हमारे को टीआरआर बनाना है, क्या है हमारी पोजीशन। सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा यूज कर लेंगे 1 लाख, ईएनएल भी कर लेंगे, जनरल रिजर्व 7.5 लाख यूज कर लेंगे, आधा। ठीक है। तो इस हिसाब से शायद पीएनएल भी आधा ही था, एंड एंड बैलेंस ऑफ, तो ये भी आधा ही है, तो आधा पीएनएल और आधा क्या, जर्नलिज्म। कितने लाख हो जाएगा? 8। और हमें चाहिए 12.5। तो 2 के क्या इशू करेंगे?
है ना, ये इशू करेंगे। तो अब हमारी जो सिचुएशन है, और भी कुछ बातें होंगी, अभी मैं इसको कल कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन मैं अभी एक चीज और बताने लग रहा हूँ, रफली रफली एक आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, कितने प्रॉफिट, तो हमारा प्रॉफिट और बढ़ गया, कितना हो गया, 1 और बढ़ गया। अब हमने प्रेफरेंशियल इशू करे 2 लाख के, ठीक हो गया, क्योंकि 10 लाख के फेस वैल्यू थी, 7.5 लाख जनरल रिजर्व से लिया, 0.5 पीएल से लिया, तो 2 लाख शॉर्ट हो गया, हमने यहाँ से ले लिया। इक्विटी कैपिटल डेबिट 10, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू कैप होल्डर्स, होल्डर्स टू बैंक, फिर जनरल रिजर्व और पीएडएल, जितना हमने आधा लिया था उसको कहाँ डालना है, ये, और सिक्योरिटी प्रीमियम और पीएडएल ले लिया हमने, प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए। क्योंकि सर आपने देखो, रफली रफली अभी समझो इसको, नेक्स्ट आगे मैं एक लेक्चर में और इलाबोरेट करूंगा। आप बेसिक बात ये समझो, देखो जो अभी जनरल पॉइंट्स आ रहे हैं, ये देखिए, इन पे जनरल रिजर्व कितना था, 15 लाख, कितना यूज करने की परमिशन मिली, पीएनएल कितना था,